स्टेट लीगल एकेडमी की तरफ से वीपी श्रीवास्तव का नमस्कार। दर्शकों, आज मैं आपको एक नए चैप्टर की ओर ले जा रहा हूं और उसकी मैं शुरुआत कर रहा हूं। ये चैप्टर है जनरल एक्सप्लेनेशन का, जो कि हमने आपके स्लाइड पर दिखाई पड़ रहा है, और इसको हमने कई पार्ट में इसको डिवाइड किया है, छोटे छोटे पार्ट्स में इसको हमने डिवाइड किया है। और ये जो जनरल एक्सप्लेनेशन है, ये इंडियन पेनल कोड से संबंधित है। इस चैप्टर का मैं इंट्रोडक्शन अगर मुझे कहना हो, देना हो, तो मैं क्या दूं, ये अभी समझ में मेरे नहीं आ रहा। लेकिन चलिए, मैं इसको इस शब्द का मैं कोई वर्ड अगर कहूं, शाब्दिक अर्थ निकालना कहूं जनरल एक्सप्लेनेशन का, तो हम क्या कहेंगे? अगर प्रश्न ये भी हो तो नेचुरली अगर हम देखें तो इसको एक डेफिनेशन कहा जा सकता है, एक डिक्शनरी कही जा सकती है इंडियन पेनल कोड की। और अगर हम डिक्शनरी जो वर्ड यूज कर रहे हैं, तो अब इंग्लिश डिक्शनरी की अगर हम बात करें, तो इंग्लिश डिक्शनरी में जो भी शब्द दिए जाते हैं वो इतने वर्सटाइल होते हैं कि प्रैक्टिकली एक ही शब्द के कई अर्थ निकल आते हैं। जैसे लर्न एक वर्ड है, अगर हम कहें तो इसका मतलब सीखना भी है और स्किल भी है, सब कुछ है। और अगर डिक्शनरी मीनिंग देखें तो ये भी है कि टू गेट नॉलेज, या एक दूसरा शब्द कहें ए स्किल, तीसरा शब्द कहें टू गेट सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये एक ही शब्द है, लेकिन उसके वर्सटाइल इसकी डेफिनेशन है, या उसका मतलब वर्सटाइल है, भिन्न भिन्न अर्थों में इसका इस्तेमाल हुआ है। लेकिन जब हमें यह निर्धारित करना हो कि लेगिस्लेचर का एक शब्द जो इस्तेमाल किया गया है उसका क्या मीनिंग है, तो हमें ये देखना होगा उस एस्टिट्यूट को या उस लेगिस्लेशन को जो ड्राफ्ट करते समय लेगिस्लेचर ने बनाया। और उस समय हमें ये देखना होगा कि लेगिस्लेचर का क्या इंटेंशन रहा है। तो द इंटेंशन, you can say, can give you the clue in a particular meaning in which a particular word has been used in a statute. तो लेगिस्लेचर का इंटेंशन इसी से कर लीजिए कि क्लियर होगा। इसलिए ये अनुमान या एक कयास लगाना या स्पेकुलेशन का से बचने के लिए एक डिक्शनरी क्लास इंस्टीट्यूट में जोड़ा गया, जो चैप्टर 2 के माध्यम से सामने आया इंडियन पेनल कोड में। और ये चैप्टर 2 प्रपोर्स टू बी द डिक्शनरी क्लॉज ऑफ द इंडियन पेनल कोड। किसी भी कानून या स्टैट्यूट में डेफिनेशन क्लॉज एक लेजिस्लेटिव डिवाइस है, जिसका उद्देश्य विभिन्न अर्थों के प्रयोग को रोकना है जो उस कानून से संदर्भित न हो। यानी एक पर्टिकुलर मीनिंग किसी इंस्टीट्यूट का निकालना हो तो हमें उस जनरल एक्सप्लेनेशन या एक डेफिनेशन क्लास की ओर जाना होगा। अब इस जनरल एक्सप्लेनेशन के बारे में अगर बहुत सारे निर्णय भी दिए गए और उसमें बहुत सारे केसेस भी आए, उसमें दो केसेस को मैं ज्यादा इम्फेसिस देना चाहूंगा। पहला तो है इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण का, जो AIR 1975 में सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड किया गया था। यह केस आपको याद होगा, और ये अपने आप में एक डिसीजन, एक बोर्ड और ऐतिहासिक भी इसको माना जा सकता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां किसी कानून में किसी शब्द का अर्थ परिभाषित हो या डिफाइंड किया गया हो और वो शब्द किसी प्राविधान में इस्तेमाल किया गया हो जिसमें वो परिभाषा एप्लीकेबल की गई हो, तो उस प्राविधान में यानी उस प्रोविजन में उस परिभाषित या डिफाइंड शब्द का इस्तेमाल जो किया गया है उसका प्रभाव वही होगा जो कि उसमें इस्तेमाल किए जाते समय किया गया है। मेरा ख्याल है कि आप इस चीज को समझ रहे होंगे कि डेफिनेशन क्लास से मेरा कहने का मतलब क्या है और मैं क्यों इतना एम्फेसिस दे रहा हूं। वही
एक और भी सुप्रीम कोर्ट का केस है जिसमें बालकृष्ण राव वर्सेस हाजी अब्दुल्ला का केस है, 1980 AIR का केस है। इसमें भी यही कहा गया कि डेफिनेशन क्लाज में दिए गए शब्दों का अगर अर्थ देखा जाए तो उसको अर्थ को अलग नहीं किया जा सकता है। यानी डेफिनेशन में जो मीनिंग दी गई है उसके मीनिंग को अलग रेफरेंस में उसको इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, उसका मतलब वही होगा जो उसमें दिया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि ये डेफिनेशन क्लास हमारे इंडियन पेनल कोड में अगर मुझे किसी शब्द या उसके अर्थ को निकालना हो तो हमें इस जनरल एक्सप्लेनेशन में दिए गए शब्दों के अर्थों को समझना होगा और उसके लेजिस्लेचर का जो इंटेंशन है वो भी इसी से क्लियर किया जाएगा। तो अब ये चैप्टर बेसिकली है क्या? अगर हम कहें तो ये चैप्टर किसे कहेंगे, तो ये चैप्टर एक एलोबरेट इंटरप्रिटेशन है, क्लास है, जो इंडियन पेनल कोड को एक्सप्लेन करती है और ये उसकी चाबी भी है। अगर उसकी की कहा जाए तो ये की भी है। इसके अतिरिक्त हमारे पास शब्दों को जानने के लिए या उसकी परिभाषा को समझने के लिए जनरल क्लासेस एक्ट 1897 भी है। यानी कि यदि किसी शब्द या का विशेष अर्थ जानना हो तो जो इंडियन पेनल कोड के डेफिनेशन क्लास में न हो तो वहां जनरल क्लासेस एक्ट के प्रोविजंस में जो दिए गए शब्द हैं उसका इंटरप्रिटेशन जो दिया गया है वही उसका मतलब इन्फरेंस उसका ड्रा करेंगे। तो आइए इस परिप्रेक्ष्य में जो हमने बैकग्राउंड दिया है इस बैकग्राउंड में हम चैप्टर 2 की बात शुरू करें और इसको जनरल एक्सप्लेनेशन को समझने का प्रयास करें। आपको हमारे पिछले वीडियो में जो मैंने आपको इसकी एम्फेसिस की बात कही थी शुरुआत में, अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्यों डेफिनेशन क्लास को इतना महत्व दे रहा हूं और इसको समझ इम्पोर्टेंस इसकी है भी और दिया भी जा रहा है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और सेक्शन 6 की ओर आते हैं, क्योंकि आपने अभी तक आपने सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 5 तक के प्रोविजंस को आपने देखा था। आज हम आपको सेक्शन 6 ऑनवर्ड के प्रोविजंस को लेके चलते हैं। जनरल सेक्शन 6 जो जनरल एक्सप्लेनेशन का है ये आपके स्क्रीन पर है, जिसमें हमने वर्बेटम वही है जो सेक्शन 6 का है और आने वाले समय में मैं इस वर्बेटम को देने की नहीं सोच रहा हूँ। उसका कारण यह है कि एक बार बार उस सेक्शन को रिपीट करने का कोई औचित्य नहीं है। ये आपके पास एक्ट में ये होगा, इंडियन पेनल कोड आपके सामने होगा तो उस चीज को आप देख भी पाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी मैं इसको एक रिप्रोड्यूस कर रहा हूँ सेक्शन 6 को ऐसे ही, जो कि इंडियन पेनल कोड में लिखा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है डेफिनेशंस इन द कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस। तो ये जो आपके एक्सेप्शंस हैं ये दिए हुए हैं थ्रू आउट दिस कोड। एवरी डेफिनेशन ऑफ एन ऑफेंस, every penal provision and every illustration of each such definition or penal provision shall be understood subject to the exceptions contained in the chapter entitled General Exceptions, though these exceptions are not repeated in such definition, penal provision or illustration। तो अब इसमें एक हमने illustration भी डाल दिया है कि a police officer without warrant apprehends Z who has committed murder. Here A is not guilty of an offense of wrongful confinement, for he was bound by law to apprehend Z, and therefore the case falls within the general exception, which provides that nothing is an offense which is done by a person who is bound by law to do it। तो आपने ये देखा कि जनरल एक्सेप्शंस के जो प्रोविजंस हैं जो आपको अगले चैप्टर में मिलेंगे, उन चैप्टर्स में ये जो जनरल एक्सेप्शन का प्रोविजन है यहाँ नहीं दिया गया, फिर भी वो अप्लीकेबल यहाँ पे होगा। तो अब इसकी अगर हम मतलब निकालें तो उसमें क्या कहा गया है? यही कहा गया है कि इस कोड में, इंडियन पेनल कोड में हर जगह अपराध की हर परिभाषा, हर पनिशमेंट का प्रोविजन और हर ऐसी परिभाषा या पेनल प्रोविजन का हर इलस्ट्रेशन जो चैप्टर में दिया गया है
वो जनरल एक्सेप्शंस में दिए गए एक्सेप्शन के अधीन समझा जाएगा, चाहे उन एक्सेप्शंस को ऐसी परिभाषा, पेनल प्रोविजन और एलस्टेशन में रिपीट न किया गया हो, दोहराया न गया, अगर न भी दिया गया तो भी समझा जाएगा। अब इसकी एक्सप्लेनेशन की हम क्या बोलें कि इसका क्या, इसका सिग्निफिकेंस है और इसका क्या इंटरप्रिटेशन होगा, तो आइए उसे इंटरप्रिटेशन की ओर हम चलें। सेक्शन 6 की एनालिसिस अगर हम करें तो ये एक्सेप्शंस एनालिसिस के रूप में आएगी कि दिस सेक्शन रेफर्स टू एक्सेप्शंस एज मेंशन्ड इन सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पेनल कोड, यानी जनरल एक्सेप्शन का जो चैप्टर है। Section 6 is hardly necessary as every relevant section in chapter 4 begins with the word nothing in this section। जब आप चैप्टर 4 पढ़ेंगे तो उसकी शुरुआत के हर जगह पे होगा कि नथिंग इन दिस सेक्शन, ये इससे शुरुआत होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि which are sufficient to indicate that every provision of the code relating to offense has to be read together with and subject to all relevant exceptions contained in that chapter। तो अब ये बात कहा जाए कि अगर सेक्शन 6 को अगर देखा जाए तो यह एक जनरल एक्सेप्शन कैसे वो गवर्न हो रहा है कहीं ना कहीं, चाहे वो यहाँ दिखाई ना दे, लेकिन आगे जब भी कहीं वो आएगा, एलस्टेशन आएंगे, चाहे वो एक्सेप्शन की डेफिनेशन दी, ऑफेंस की डेफिनेशन दी जाए या पेनल प्रोविजंस को दिया गया या एलस्टेशन दिया गया, अगर एलस्टेशन में न भी दिया गया तो भी इसमें समझा जाएगा जनरल एक्सेप्शंस में। तो इस तरह सेक्शन 6 कार्व्स आउट एंड स्टैंड्स इन द नेचर ऑफ ए प्रोविजन टू द सेक्शन 106 ऑफ द इंडियन पेनल कोड। तो अब ये क्या कहता है कि एंड इम्पोजेज एन ऑब्लिगेशन ऑन द कोर्ट एज वेल एज टू कंसीडर द केस ऑफ एक्सेप्शन ऑन इट्स ओन। न भी कहा गया हो एक्सेप्शन में तो भी ये समझा जाएगा। तो अब यह है कि अगर सपोज करें कि जो स्पेशल नॉलेज की बात है कि अगर किसी भी केस में किसी स्पेशल नॉलेज की जरूरत है कि क्या पर्सन अगर लोलेटिक है या कोई पागलपन के दौरे में कोई अपराध किया हो, तो ऐसे में ये स्पेशल नॉलेज की जो भी बात कही गई है, इट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू बियर इन माइंड द जनरल एक्सेप्शंस in every definition of an offense, every penal provision, including every illustration। ये मेरा बात आप समझ रहे होंगे। और सेक्शन 106 क्या कहती है, अगर इंडियन एविडेंस की अगर हम बात करें, जिसकी बात हमने यहाँ पे कही कि नेचर ऑफ ए प्रोविजन टू सेक्शन 106, so 106 is talking about when any fact is especially within the knowledge of any person, the burden of proving that fact is upon him। यानी अगर किसी के पर्सन के बाद में के पास उसकी नॉलेज, स्पेशल नॉलेज उस व्यक्ति के पास है, तो ये प्रूव करने की जिम्मेदारी भी उसी व्यक्ति की है। जैसे यदि कोई पर्सन बिना टिकट रेल यात्रा करते हुए पकड़ा गया या उस पर उसकी चार्ज लगाया गया है कि उसने बिना टिकट रेल यात्रा की है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होगा? बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पर होगा कि वो ये साबित करे कि टिकट उसके पास था। तो ये सेक्शन 6 की के इंटरप्रिटेशन या उसकी एनालिसिस या उसको इसके फीचर्स के रूप में कहें तो ये बात हम कह सकते हैं। अब इसी में एक केस है जिसको हमने यहाँ मेंशन किया है कि स्टेट वर्सेस सुबोध तिवारी 1988 क्रिमिनल लॉ जर्नल का केस है। इसमें यह कहा गया कि द एक्यूज्ड मे नॉट टेक द प्ली बट इफ द केस अट्रैक्ट्स एनी ऑफ द जनरल प्रोविजंस the court must hold that the accused did not commit any mistake। यह चीज आप समझ रहे होंगे कि जनरल एक्सेप्शंस की कैटेगरी में, हालांकि ये सेक्शन 6 हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी समझाना यहाँ मुझे जरूरी था कि जहां आप इस सेक्शन 6 का इंटरप्रिटेशन आप समझ पाएं या उसके क्यों ये रखा गया ये भी आप इस चीज को जान पाएं। आगे हम आते हैं सेक्शन 7 के लिए, और सेक्शन 7 में हम देखें कि क्या सब प्रोविजन जनरल एक्सप्लेनेशन में दिया गया है।
सेक्शन 7 का जो वर्बेटम है इंडियन पेनल कोड में, जिसको आपकी स्क्रीन के सामने है, वो ये है कि एवरी एक्सप्रेशन विच इज एक्सप्लेन्ड इन एनी पार्ट ऑफ दिस कोड इज यूज्ड in every part of this code in conformity with the explanation। तो अब ये चीज जब भी हम एक्सप्रेशन दिया गया है किसी भी यहाँ पे कोड में, तो इसका कोड में हर जगह पे उसका एक्सप्लेनेशन वही होगा। अब ये अगर हम बात करें तो ये एनालिसिस में कि बेसिकली ये सेक्शन इंटर जब यहाँ इनकारपोरेट की गई, तो ये बेसिकली ये दो लैटिन मैक्सिम पर ये बेस्ड है। एक है इंक्लूसिव यूनियस ईस्ट एक्सक्लूसिव अल्टीरियस। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये हमने नीचे दिया हुआ है कि द इंक्लूजन ऑफ वन इज द एक्सक्लूशन ऑफ अनदर। एक को अगर हम इंक्लूड करेंगे तो दूसरा एक्सक्लूड होगा। और दूसरा जो लैटिन मैक्सिम है वो है एक्सप्रेसियो यूनियस ईस्ट एक्सक्लूसिव अल्टीरियस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि द मेंशन ऑफ वन इज द एक्सक्लूशन ऑफ अदर, यानी अगर एक को हमने मेंशन किया तो दूसरा बाहर जाएगा। तो यानी यदि एक शब्द एक से अधिक बार किसी भी एक्ट में आए तो उसका उस एक्ट में वही अर्थ होगा जिसका अभिप्राय या जिसकी मीनिंग या जिसका अर्थ दिया गया है, जब तक कि उस अधिनियम की कुछ परिभाषाएं या संदर्भ कहीं यह न दर्शाती हों कि लेजिस्लेचर का ऐसे शब्द का इस्तेमाल करने का अर्थ विभिन्न अर्थ में किया गया था। यानी लेजिस्लेचर के अगर विभिन्न अर्थों में इस्तेमाल किया गया होगा तो उस अधिनियम की परिभाषाओं में विशेष रूप से उल्लेखित होगा या उसको एक्सप्लेन किया गया होगा, डिस्क्राइब किया गया होगा। मेरी बात है, आप सेक्शन 7 को आप समझ रहे होंगे। यानी एक वर्ड, यानी ए वर्ड विच अकर्स मोर देन वंस इन द सेम एक्ट मस्ट बी गिवन द सेम मीनिंग unless some definition or the context shows that legislature use the word in different sense। जब तक वो अलग संदर्भों में इसका इस्तेमाल ना हो तब तक उसका मतलब वही समझा जाएगा जो कि उस प्रोविजन में दिया गया है। आते हैं अब आगे, और आगे हम देखें कि आगे सेक्शन 8 क्या कहता है। और यहाँ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इंडियन पेनल कोड के बहुत सारे अगर पेनल ऑफेंसेस की ओर आप आएंगे तो इन देखने में तो बहुत साधारण सा है, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस बहुत जबरदस्त है और इसकी इम्प्लीकेशन भी उतनी ही बेहतरीन है होनी चाहिए। और आपको समझ में भी आना चाहिए कि सेक्शन 8 जब भी आपके दिमाग से जाना नहीं चाहिए, जब भी आप उसका इंटरप्रिटेशन आगे के पेनल प्रोविजंस में आप कर रहे हो। क्या कहता है सेक्शन 8? जेंडर के बारे में बताता है कि द प्रोनाउन ही एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर यूज्ड ऑफ एनी पर्सन वेदर मेल और फीमेल। तो जब आपने नाउन प्रोनाउन समझा ही होगा, तो ही जब वर्ड यूज किया जाता है तो सामान्यतः ही का मतलब एक मेल पर्सन से, मेल ह्यूमन बीइंग से इसका अर्थ निकाला जाता है। लेकिन इंटरप्रिटेशन जब आप डेफिनेशन क्लास में आएंगे तो आप देखेंगे कि ही का मतलब और उसके डेरिवेटिव्स का मतलब जब यूज किए गए हैं तो मेल और फीमेल दोनों के लिए है, इस्तेमाल किया जाएगा। तो अगर हम ब्रॉडली अगर देखें तो ब्रॉडली ह्यूमन बीइंग में चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों आते हैं। तो ऐसे में हमको इस मतलब देखा जाएगा कि क्या मतलब हुआ। ही मीन्स मतलब मेल और फीमेल बोथ। अब इसको अगर आप 354 के इंडियन पेनल कोड की पेनल प्रोविजंस में अगर आप देखें तो उसमें इस शब्द आया है कि ही दोज पर्सन्स हु आर आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ एनी फीमेल देन ही विल बी लाइबल। अब ही विल बी लाइबल मीन्स अगर आप यहाँ ही को अगर इसको ट्रांसफर करें आप सेक्शन 8 से इंटरप्रिटेशन क्लास से, तो ये होगा कि ही मीन्स ही और सी। तो कई बार ये सवाल आप पाएंगे, उसके मैजिक को आप देखने की कोशिश करेंगे कि सवाल अगर कई बार पूछा जाता है कि क्या एक फीमेल दूसरे फीमेल की मॉडेस्टी को आउटरेज कर सकती है, और वहां पे आप ये कंफ्यूज होते हैं कि एक फीमेल क्या दूसरे फीमेल की मॉडेस्टी आउटरेज करने के लिए लायबल होगी या नहीं होगी।
तो अगर जैसे ही आप इन डेफिनेशन सेक्शन 8 के इंटरप्रिटेशन को आप वहां फिट इन करेंगे तो आपको लगेगा कि ही मीन्स ही आर सी बोथ। तो ये फीमेल कैन आल्सो बी लाइबल फॉर द आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अनदर फीमेल। अब दूसरी चीज आपने देखेंगे कि सेक्शन 125 सीआरपीसी में भी ये ही वर्ड यूज किया गया है कि जब आप मेंटेनेंस की हम बात करते हैं तो मेंटेनेंस क्या, पेरेंट्स के मेंटेनेंस के लिए उसके सन ही जिम्मेदार होंगे, क्योंकि वहां पे ही वर्ड यूज किया गया है। तो ही का मतलब अगर इन्फरेंस ड्रा करें तो एक मेल ह्यूमन बीइंग की आती है, यानी पेरेंट्स के लिए एक लड़के की जिम्मेदारी के लिए मेंटेनेंस की आती है। लेकिन जब हम इसका इंटरप्रिटेशन करेंगे तो आप ये देखेंगे कि सेक्शन ही का मतलब ही या सी बोथ। तो एक उस पेरेंट्स की जो लड़की है वो भी मेंटेनेंस देने के लिए या उसका भरण पोषण करने के लिए अपने पेरेंट्स के लिए उतनी ही उत्तरदायी होगी। और ये बहुत सारे वेरियस डिसीजंस जो भी आपके सामने आए होंगे उसमें आपने इस चीज को देखा भी होगा। तो अब आप, मेरा ख्याल है कि इस आंसर को देने में आप समर्थ हो गए होंगे कि ही का क्या मतलब है, और उसका इंटरप्रिटेशन भी आप अन्य बहुत सारे सेक्शन में जहां आए होंगे उसका आप इस्तेमाल कर पाएंगे और उसको समझ पाएंगे। तो ही यहाँ पे सेक्शन 8 बहुत ही जेंडर के रूप में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। और ये एक डेफिनेशन क्लास, जैसा कि मैंने आपको कुछ समय पहले भी कहा है कि डेफिनेशन क्लास इज द की टू एक्सप्लेन द इंडियन पेनल कोड। जो शब्द आए हों उसका इसको एक्सप्लेन करने के लिए सबसे बेहतरीन माध्यम डेफिनेशन क्लास ही है। आते हैं अब सेक्शन 9 में। सेक्शन 9 की अगर हम बात करें तो इट इज वेरी सिंपल कि अनलेस द कंट्रेरी अपीयर्स फ्रॉम द कंटेक्स्ट, words importing the singular number include the plural number and the words importing the plural number include the singular number। तो सिंगुलर नंबर अगर यूज किया पर्सन तो मतलब वो पर्सन्स भी है, और अगर पर्सन्स यूज किया गया है तो वो पर्सन भी है। तो ये एक है कि जहां सिंगुलर किया गया है तो इसका मतलब प्लूरल भी है, और प्लूरल है तो सिंगुलर भी है। एनालिसिस बड़ी सिंपल सी है कि द वर्ड्स इन इन द सिंगुलर शैल इंक्लूड द प्लूरल एंड वाइस वर्सा अनलेस कंट्री इंटेंशन अपीयर्स। अगर किसी लेजिस्लेचर ने ये स्पेशली ये मेंशन कर रखा हो यहाँ पे एक सिंगुलर नंबर ही यूज किए जाएंगे या समझा जाएगा तो सिंगुलर ही समझा जाएगा। अदरवाइज हर सिंगुलर का मतलब प्लूरल भी है और प्लूरल का मतलब सिंगुलर भी है। आते हैं अगले सेक्शन की ओर। अगले सेक्शन में अगर हम आए तो उसमें लिखा हुआ है कि दी वर्ड पर्सन इंक्लूड्स एनी कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। ये तो रही डेफिनेशन की। और जब हम इस डेफिनेशन की बात करते हैं तो ये दोनों चीजें उभर के आती हैं। पर्सन किसे कहेंगे, तो पर्सन दो तरह के हैं। एक तो है कि इंक्लूड्स बोथ ए नेचुरल पर्सन, नेचुरल पर्सन का मतलब ए ह्यूमन बीइंग विद अ मैन, वुमेन और चाइल्ड। और दूसरा है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन है ये जो कारपोरेशन है, इनकारपोरेटेड है कंपनी, अगर इनकारपोरेटेड हो या ना हो, लेकिन अगर वो कंपनी है या कारपोरेशन है तो वो एक आर्टिफिशियल पर्सन के रूप में समझा जाएगा। अब हम ये कहें कि ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग का मतलब पहले आपने देखा होगा कि मैन और वुमेन और चिल्ड्रन ये एक वर्टिब्रेट एनिमल के रूप में माने जाते हैं। अगर हम ये कहा जाए कि वो मैन, वुमेन, चिल्ड्रन ये सारे, और मैन जब भी हम दिया जाए तो वुमेन के अपोजिट में ही और उसके कंट्राडिक्शन के संदर्भ में ही इसको देखा जाता है। तो जब भी हम मैन शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो मैन शब्द का इस्तेमाल एक जेनरिक सेंस में किया जाता है जिसका अर्थ एक ह्यूमन बीइंग से ही लिया जाता है। अब यहाँ पे भी पर्सन जब हम यूज कर रहे हैं तो पर्सन का मतलब एक नेचुरल पर्सन के लिए, नेचुरल पर्सन का मतलब कि एक मैन, वुमेन और एक चाइल्ड, ये तीनों चीजों से लिया गया है। अब एक केस है, इस केस में अगर हम कहें, अगर बात की अगर तो कौन सा केस है, तो स्टेट वर्सेस सिंडिकेट ट्रांसपोर्ट कंपनी 1964 एआईआर का, जिसमें उन्होंने ये कहा कि ही इंक्लूड्स सी। जैसे हमने अभी पीछे देखा
कि ही का मतलब ही, जो प्रोनाउन है उसके डेरिवेटिव्स का मतलब ही आर सी बोथ। तो वैसे ही यहाँ पे भी इस केस में यही कहा गया कि अगर पर्सन की अगर हम बात करें तो पर्सन में जो भी पर्सन आएंगे, चाहे वुमेन आएगा तो भी, अगर ह्यूमन बीइंग है तो भी मैन वुमेन चाइल्ड वो सारे आएंगे। और अगर किसी एक संदर्भ में कहा, ही के संदर्भ में कहा गया, तो ही या सी दोनों इसके संदर्भ में संदर्भित होंगे। तो ये रहा आपका जो कहना है कि सेक्शन 11 से संबंधित। और सेक्शन 10 में भी अगर आप थोड़ी देर के लिए पीछे जाएं और देखने की कोशिश करें, तो इसमें आप पाएंगे कि इसमें भी यही शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, वह मैन और वुमेन ऑफ एनी एज। और इसमें रखा गया है ऐसे में कि स्टेट वर्सेस एक मेजर सिंह का केस था। मैं इसी पर्सन के रेफरेंस में आपको बता दूं, चाइल्ड के संदर्भ में। और उसमें यह था कि 7 या 7.5 साल की एक बच्ची थी। तो उस पर यह कहा गया, ये डिफरेंट ओपिनियन सामने आया कि क्या उस बच्ची को औरत की मॉडेस्टी मानी जाएगी, वो कि वो पजेस करती है, एक वो वुमेन्स मॉडेस्टी पजेस करती है या नहीं करती है। पर मेजॉरिटी से डिसाइड किया गया कि 7 या 7.5 माह की बच्ची भी, चाहे उसके पास मॉडेस्टी या लज्जा का भाव डेवलप न भी हुआ हो, और चाहे उसको सेक्स की अवेयरनेस हो या न हो, परंतु इसके बावजूद भी ये मॉडेस्टी उसके पैदा होते से के साथ ही सेक्स के कारण वो पजेस करती है और इंटैक्ट रहती है। तो ऐसे में जहां आप पीछे जो हमने आपको बताया था सेक्शन 354 में, तो ये आप देखेंगे कि चाहे वो 7 माह की हो, 2 महीने की हो, 6 महीने की हो, ऐसी बच्ची भी अब जो पैदा होते ही अपनी एक मॉडेस्टी अपने साथ एक इंटैक्ट रखती है, अगर उसके साथ कोई भी मॉडेस्टी आउटरीच की जा रही हो तो भी वो पर्सन लाइबल होगा इंडियन पेनल कोड की प्रोविजंस के तहत। तो ये चीजें हमने आपको पर्सन के रूप में भी बताई। और ये बात आपको हमने बताया कि अब ऐसे में एक सवाल ये भी आता है कई बार कि एक अनबॉर्न चाइल्ड जो अपनी माँ के गर्भ में है, क्या उसे व्यक्ति कहा जाएगा? तो ऐसे में इसका निश्चित रूप से उसे भी एक पर्सन के रूप में कहा जाएगा यदि उसका अंग भली भांत डेवलप्ड है, और तो उसे इस तरह से डेवलप्ड है कि उसे एक चाइल्ड के रूप में कहा जा सके, बच्चे के रूप में उसे माना जा सके, तो ये माना जाएगा। अब एक आइडल अगर कहें, एक मूर्ति को कहें, तो क्या ये कौन से पर्सन के कैटेगरी में आएगा? ये यहाँ पे आप देखेंगे। तो एक चीज है कि आइडल जो है एक जुरिडिकल पर्सन है, और ये भी एक प्रॉपर्टी चूंकि ओन कर सकता है, तो ये एक पर्सन की कैटेगरी में ही आएगा। तो जनरल क्लासेस एक्ट में इस पर्सन को क्या डिफाइन किया गया, मैं आपको बताया कि अगर ये भी साथ साथ देखते चले, तो जनरल क्लासेस एक्ट में भी सेक्शन 3 में दिखाया गया, डिफाइन करते समय कहा गया है कि पर्सन शैल इंक्लूड एनी कंपनी or association or body of you can say individuals, whether incorporated or not, unless the contrary appears from the context। अब आप देखें कि क्या बात कहता है कि पर्सन कैन इंक्लूड एनी कंपनी, दूसरा एसोसिएशन, तीसरा बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। इसमें आप देखेंगे कि इसमें प्रोपराइटर शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो जब भी पर्सन अगर प्रोपराइटर की बात कहेंगे, और वो पर्सन जो प्रोपराइटर होगा ह्यूमन बीइंग के रूप में ही उसकी लाइबिलिटी फिक्स होगी। लेकिन अगर हम टेक्निकल डेफिनेशन की ओर आप जाएं तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें प्रोपराइटर शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो ऐसे में जब इस्तेमाल नहीं किया गया है तो इसका इंटरप्रिटेशन हम किस तरह से करेंगे प्रोपराइटर के लिए? तो आप ये मान सकते हैं कि प्रोपराइटरी कंसर्न इज नॉट एन इंडिपेंडेंट लीगल और juristic entity having legal recognition in the eye of law। बहुत सिंपल है। और शायद इसीलिए एक प्रोपराइटरी कंसर्न को अगर आप कहीं रजिस्टर कराने जाएं तो आप देखेंगे कि उसके आधार पे ही, आप स्टार्टअप इंडिया में भी अगर आप जाते हैं तो आप देखेंगे कि उसको प्रोपराइटरी कंसर्न के बारे में कोई मेंशन नहीं है। वो एक फर्म के लिए जरूर है और एक कंपनी के लिए जरूर है जो कि इनकॉर्पोरेटेड है,
अदरवाइज उसका कोई सैंक्टिटी नहीं दी गई है। बैंक में जाएं तो प्रोप्राइटरी कंसर्न का बैंक अकाउंट्स नहीं ओपन होता, क्योंकि उसकी लीगल एंटिटी या जुरिस्टिक एंटिटी नहीं मानी जाती है। तो होगा क्या कि देयरफॉर neither it can initiate any proceedings nor proceedings be initiated against it, एक प्रोप्राइटरी कंसर्न के अगेंस्ट। तो अब ये 1953 का एक सुप्रीम कोर्ट का केस है जिसमें उन्होंने कहा कि इन द केस ऑफ ए प्रोप्राइटरी कंसर्न द प्रोप्राइटर इज ऑलवेज ए एन अफेक्टेड पर्सन हु कैन इधर इंडिक्ट और टू बी इंडिक्टेड। तो पर्सन के रूप में तो हो सकता है। अब इसमें ही अब क्या पर्सन में क्या गवर्नमेंट इसमें इंक्लूडेड है या नहीं, स्टेट इंक्लूडेड है या नहीं, इस चीज को आप देखिएगा। और ये मान के चलें कि इसका रेफरेंस इसका बहुत ही वाइड है और वो इंक्लूड करता है गवर्नमेंट को एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, एक होल कम्युनिटी के रूप में। लेकिन कई कई बार गवर्नमेंट भी इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है। सीआरपीसी का जब हम प्रोविजंस के 397 की अगर सीआरपीसी की बात करेंगे तो उस चीजों में वो स्टेट एक पर्सन के रूप में भी सामने नहीं रहता कई बार। तो इन चीजों के साथ अगर हम देखें तो सेक्शन 11 का इंटरप्रिटेशन हम एक बहुत बड़े पर्सपेक्टिव में इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि पर्सन का मतलब क्या होता है। एक जुरिस्टिक पर्सन है, नेचुरल पर्सन है, और साथ ही साथ जो है वो आर्टिफिशियल पर्सन है। तो बच्चे की जहाँ उसकी एक परिभाषा के रूप में देखें क्या बच्चे की कब माना जाएगा, पार्टीशन अगर आप हिंदू उसमें देखें प्रॉपर्टी का डिवीजन हो रहा हो तो जो बच्चा पेट में है या माँ के गर्भ में है तो उसके लिए भी एक उसके पोर्शन को अनडिवाइडेड छोड़ दिया जाता है। तब हिस्सा करते समय भी उसको इसके हिस्से को रखा जाता है, क्योंकि जब तक कि वो लाइफ पैदा ना हो गया हो। तो यानी उसकी भी एक एंटिटी, एक लीगल एंटिटी मानी जाती है। उसी आधार पर उसका डिवीजन के लिए उसके हिस्से को सुरक्षित रखा जाता है। तो आपने देखा सेक्शन 6 से लेके सेक्शन 11 इंडियन पेनल कोड की डेफिनेशन क्लास के प्रोविजंस को जो हमने आपके सामने रखा। जैसा कि हर एपिसोड में मैं करता हूं कि मैं अपने कुछ सवाल भी आपके सामने रखता हूं, ताकि जो आपने पीछे पढ़े हैं जो चैप्टर्स आपने पढ़े हैं या जो सेक्शंस का आपका इंटरप्रिटेशन आपने देखा या पढ़ा, तो उसका संदर्भ भी आप समझें और उस क्वेश्चंस के रूप में उसका एक ब्रेन टीजर है जो कि जिससे आप उसको आंसर देके उसको समझने का प्रयास करें। पहला सवाल है कि कैन ए फीमेल आउटरेज द मॉडेस्टी ऑफ अनदर वुमेन, प्लीज एक्सप्लेन विद द सपोर्ट ऑफ द लीगल इंटरप्रिटेशन। दूसरा है whether a female child of 6 months of age is possessed of womanly modesty due to non-development of same and has no awareness of sex. What is your answer? इसके बारे में भी आप हमको बताएं या अपने समझने का प्रयास करें। तीसरा है कि what is the status of a child unborn and within the woman mother womb, तो उसमें अगर माँ के गर्भ में है तो उसके बच्चे का क्या स्टेटस होगा जो कि अभी पैदा नहीं हुआ, उसकी लीगल से इंटरप्रिटेशन आप करें और उसके बारे में बताएं कि उसका स्टेटस क्या होगा। चौथा है कि वेदर आइडल इज ए पर्सन, और पांचवा है वेदर स्टेट इज ए पर्सन आर नॉट। और इफ आइडल इज ए पर्सन और स्टेट इज ए पर्सन, व्हाई इट इज ए कॉल्ड पर्सन, why it is called state is called as a person, and what in what circumstances state cannot not be called as a person if it is so। तो उसका एक रीजन भी आप दें और उसके साथ सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 11 के संदर्भ में इस चीज को समझने की कोशिश करें। तो हमने आपको अभी ये सारे सेक्शंस को बताया ही है, और ये मैंने अभी पहला आपको जनरल एक्सप्लेनेशन का पार्ट 1 आपके सामने रखा, और इसी तरह इसको कई डिवीजन में हमने बांट दिया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। अब आप आगे जो पढ़ेंगे पार्ट 2 में, उसमें आप सेक्शन 11 से आगे आप इस चीज को देखेंगे। अभी बहुत सारे सेक्शंस बचे हुए भी हैं जिसमें आप इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट अभी आपको गवर्नमेंट सर्वेंट और पब्लिक सर्वेंट और कॉमन इंटेंशन, ये सारी चीज क्या आएंगी, जज ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
तो इन सब चीजों से आप ये इसका इंटरप्रिटेशन और इसके डेफिनेशन क्लास में इस चीज को आप पढ़ेंगे और समझने का भी आप प्रयास करेंगे कि किस तरह से डेफिनेशन क्लास में क्या डेफिनेशन दी गई है और उसका इंटरप्रिटेशन इंडियन पेनल कोड के रेफरेंस में इसको समझने की जरूरत है सबसे पहले। तो इसी तरह हम बहुत जल्दी आपके सामने फिर उपस्थित होंगे और अपने डेफिनेशन क्लास के बाकी सेक्शंस का इंटरप्रिटेशन और उसके इसको व्याख्यायित करते हुए इसको एक्सप्लेन करते हुए। तो अभी आप हमें इजाजत दें। एलीट लीगल एकेडमी की तरफ से वीपी श्रीवास्तव का नमस्कार।